बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को ज़ेर बहस लाएंगे। और आपके इल्म में है कि हर चीज़ की बेसिस होती हैं, उसकी फाउंडेशंस होती हैं। तो जब भी आपने बच्चों को टीच करना है, एजुकेट करना है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर करना है। नंबर वन, आपने बच्चे की जो फ़िलॉसफ़ी है, बच्चा किस तरह का सोचता है, उसके किस तरह के नज़रियात हैं, ये आपके इल्म में होना चाहिए। आपको बच्चे की नफ्सियात का भी इल्म होना चाहिए कि वो किस तरह, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके उसके अंदर किस तरह के मामलात चल रहे हैं, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसकी जो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको मद्देनज़र रखना। फिर वो बच्चा कितना सोशल है, एजुकेशन के साथ और सोसाइटी के साथ उसका कितना रिलेशन है। फिर जो आप एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, उसका इकोनॉमिकली क्या एक इम्पोर्टेंस है, और इकोनॉमिकली उसकी क्या अहमियत है। ये बेसिकली इसकी फाउंडेशंस हैं, इसकी बुनियादें हैं, एक टीचर के इल्म में होना चाहिए। और इस सब्जेक्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एजुकेट करना कैसे चाहिए बच्चों को ना, एजुकेशन किस तरीके से बच्चों को देनी चाहिए। तो आइए हम इसका आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर। पहला चैप्टर है जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को ज़ेर बहस लाएंगे। एजुकेशन 3 लैटिन वर्ड्स से ड्राइव किया गया है। एजुकेयर, जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि इसमें आपने केयर करनी है, और इसमें आप बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं, उनको रेज करते हैं, उनको बुलंद करते हैं, उनको उठाते हैं, उनकी केयर करते हैं। और बच्चों की जो केयर है वो डेफिनेटली स्कूल्स में होती है, ठीक है, कॉलेजेस में भी होती है। नंबर सेकंड है एजुकेट करना, सिंपली लोगों को टीच करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को लीड करना। और एजुकेटम, इसका मतलब ये है एक्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग स्टाइल, ठीक है। तो ये जो 3 लैटिन वर्ड्स हैं, ये बेसिकली कंप्लीट जो वर्ड एजुकेशन है उसको कंपोज करते हैं, उसको बनाते हैं। एजुकेशन की जो सिंपलेस्ट एक इसका थीम है, इसकी डेफिनेशन है, वो यही है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन, स्पेशली एट अ स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। यानी कि इसमें आप इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे भी रही हैं, इंस्ट्रक्शंस ले भी रही हैं, दे भी रही हैं, लेकिन एक प्रोसीजर के मुताबिक, एक प्रेस्क्राइब्ड एक सिस्टम के मुताबिक। कोई भी एक डेफिनेशन आप कर लें, जैसा कि ये डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को हासिल करने का प्रोसेस है। कैसे? थ्रू स्टडी। कैसे? थ्रू कन्वेइंग द नॉलेज, जब आप लोगों को कन्वे कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, और कुछ जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू। वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। उसके बाद कोई एक डेफिनेशन जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो इसको आप देखिएगा। एजुकेशन का स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है। तो आज आप देखें दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है वो एजुकेशन के बेस पर हो रही है, रिसर्च हो रही है, डेफिनेटली उन्होंने एजुकेशन गेन की भी होती है, तो वो आज दुनिया को उन्होंने मुसख्खर कर दिया है एजुकेशन की बेस पे। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस को शो करते हैं कि अगर आपने एक माइंड की फॉर्मेशन करनी है तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आपने ये बच्चों को प्रिपरेशन सिखानी है तो भी उनको एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आपने बच्चों को मेंटली डिसिप्लिन करना है, उनकी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ हैं वो बेहतर करनी है माइंड के साथ जो होती हैं, तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा। आप अगर ग्रोथ चाहते हैं, अपनी कंट्री में डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इसको वो करना पड़ेगा। इसमें बच्चे की भी ग्रोथ है, जैसे जैसा बच्चा ग्रो कर रहा है वैसे वैसे ही उसको वो एजुकेशन जितनी बेहतर होगी, उसकी जो एक मेंटली ग्रोथ है वो भी बेहतर होगी, वो डेवलप भी करेगा इमोशनली, अपने जज्बात को, पॉइंट ऑफ व्यू को अगर उसको मद्देनजर रखा जाए। तो बेसिकली ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये बच्चे की फिजिकली और मेंटली इनरिचमेंट के साथ डायरेक्शन भी आप एजुकेशन के थ्रू आप किसी को कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इसकी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं, आप अपनी तरफ से भी बीच में ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा एजुकेटेड जो बच्चा है वो अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो तो वो डेफिनेटली एक उसका जो एक उसकी सोशलाइजेशन जो होती है सोसाइटी के साथ, वो मिलनसार हो जाता है ना। तो ये भी आपने करना तो एजुकेशन के बेस पे करना है। मूड्स ऑफ एजुकेशन, किस तरीके से आपने एजुकेट करना होता है, तो 3 इसके बेसिक मूड्स होते हैं। नंबर 1 फॉर्मल है,
फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो आपके इल्म में है कि ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेस्क्राइब्ड जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसके मुताबिक इन बच्चों को एजुकेट किया जाता है। तो इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जो स्कूल्स में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। आगे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो बेसिकली बच्चों को घरों में, होटल्स में, क्लब्स में, ग्राउंड्स में, किसी मार्केट प्लेस पे, किसी भी जगह, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बच्चों को जब टीच किया जाएगा, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि खाना कैसे खाना है, बाईसाइकिल राइड कैसे करनी है, बाज़ार कैसे जाना है, ठीक है, रोड की क्रॉसिंग कैसे करनी है। तो ये जो सारे मैटर्स हैं ना, ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है, जिसे इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ये है कि ये जो तलीम बालगान दी जाती थी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी ताकि लिटरेसी रेट को बेहतर किया जाए और उनको इक्वलेंसी के सर्टिफिकेट्स दिए जाएं। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसकी और एग्जांपल्स ये हैं कि ये जो स्कॉट्स होते हैं, बॉय स्कॉट्स, या गर्ल्स को गाइड किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स को वो मैनेज करें या स्विमिंग कैसे करें। जी, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। फिटनेस जो प्रोग्राम्स हैं, योगा टाइप वगैरह ना, या तलीम जो बालगान है, ये सारे जो है ना, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो 3 बेसिक मोड्स हैं आपके इल्म में आ चुके हैं कि एजुकेट करने के। अब जो एलिमेंट्स हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो जब भी आपने किसी को एजुकेट करना है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक ये नहीं ना क्लियर एक पिक्चर होगी तो उस वक्त आप नहीं कुछ कर सकते। तो एम्स क्या है? एम्स जो हैं और ऑब्जेक्टिव जो हैं, इनका एक थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कहता है कि एन एम इज अ फॉरसीन एंड, एक आपकी मंजिल है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैच विन करना है तो ये आपकी मंजिल है, ये आपका एम है, ठीक है, जो कि आपके बिहेवियर्स को मोटिवेट करती है। एन एम इज अ फॉरसीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी, कुछ करने को आपको डायरेक्शन देती है, इसे एम कहते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव में ये डिफरेंस होता है कि आपका पर्पस है मैच को विन करना, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने किस तरीके से गोल्स करने हैं, किस तरीके से आपने एक दूसरे से, आपने क्रिकेट है तो आपने किसको कैसे आउट करना है, फील्डिंग कैसे करनी है, कैचेस विन करने हैं। ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जब आप टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपका जो एम है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एम्स को अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आपके एम्स को। एक बच्चे की जो लाइफ है, उसकी जो सोचने की सलाहियत है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि एजुकेशनल जो एम है ये उसको अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, डिटरमाइन करता है। बच्चे की जो एक साइकोलॉजी है ये अफेक्ट करती है कि एम कैसा होना चाहिए। फिर सोशियो इकोनॉमिक का जो फैक्टर है कि वो सोशलाइजेशन उसमें कितनी है, इन्वायरमेंट के साथ वो कितना एक जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, सोशल कितना है, सोसाइटी के साथ उसका कितना एक अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव है, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का जो डिफरेंस है वो ये है कि एम्स आर ब्रॉडर इन सेंस, यू मे नीड टू स्टेट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बहुत से ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने पड़ते हैं एक एम को गेन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको मैच की एग्जांपल आपको दी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वॉर आपने विन करनी है, तो ये आपका एम है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपने जनाब एटसेट्रा जो ब्रिज है उसको कैप्चर करना है, एटसेट्रा जो चौकी है उनकी उसको कैप्चर करना है, आपने एटसेट्रा वे से हमला करना है। ये छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं जब आप अचीव कर लेंगे तो फिर आपका जो एम है वो आपका पूरा होगा। एम जो है वो ब्रॉडर सेंस है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ब्लूम एक एजुकेशनिस्ट है, उसने टैक्सोनॉमी की है, मतलब उसने क्लासिफिकेशन की है ऑब्जेक्टिव्स की। लर्निंग आउटकम भी हम इसको कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना कि लर्निंग आउटकम हमें अचीव हो। तो लर्निंग जो आउटकम्स हैं उसकी इसने क्लासिफिकेशन की है, इस वजह से इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नेम दिया जाता है। तो उसने इनको 3 डोमेन्स में, जो लर्निंग आउटकम है या जो ऑब्जेक्टिव है, उसने इसको 3 डोमेन्स में वो किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉग्निटिव जो डोमेन है इसका
यानी कि जो एक ऑब्जेक्टिव है या एक कॉग्निटिव डोमेन है वो ये है कि बच्चे की जो एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है, थिंकिंग जो उसका प्रोसेस है, ठीक है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसका तल्लक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ है। फिर अफेक्टिव जो डोमेन है, इसमें बच्चे की फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, उसकी बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को देखा जाता है, ठीक है। इसको इस वजह से हार्ट ओरिएंटेड कहते हैं। और साइकोमोटर जो डोमेन है, बच्चे के अंदर उसने इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ हैं वो भी उसको दे दी गई हैं, उसको नॉलेज गिवन कर दिया गया है, उसके इमोशंस भी उसके साथ अटैच कर दिए गए हैं, उसके बिहेवियर भी बेहतर पॉजिटिव कर दिया गया है। अब कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से आती हैं, तो उस इस वजह से इसको फिजिकल एक्टिविटीज का नेम दिया गया है। प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है ना, जो टेक्नीशियंस होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, या जो आप इस तरह की जो एक टेक्निकल एजुकेशन होती है, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको करना पड़ती हैं। तो बेसिकली ये एक लर्निंग आउटकम्स हैं जिसको ब्लूम्स ने 3 जो इसकी क्लासिफिकेशंस की डोमेन्स में इसको कैटेगराइज किया। तो आगे अब आप इनको ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है जी हमारा जो नया एक टॉपिक है वो है जी करिकुलम। अब करिकुलम के नेम से हर बच्चा वाकिफ है, ठीक है। अ करिकुलम रेफर्स टू अ डिफाइंड एंड प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडीज जो विच स्टूडेंट्स मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू पास अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन। दैन वो ये कहता है कि करिकुलम इज अ टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। इट इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ कोर्सेज जिसे हम सिलेबस कहते हैं, द मेथड, स्ट्रेटजीज एंड अदर एस्पेक्ट्स लाइक नॉर्म्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एंड वैल्यूज जो कदरें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेट होती हैं द वे टू द वे स्कूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। करिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ये सारे पॉइंट्स इसकी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको अगर ये कहा जाए कि एटसेट्रा स्कूल का करिकुलम डिज़ाइन करें तो आपने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट का एक मॉडल है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी तफसील है। ये जो मॉडल है मैंने इसको फॉलो किया है, ठीक है। अब इसके 4 फेसेस हैं। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि जब भी आपने करिकुलम को डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है, जो मतलब बच्चों को पढ़ाना है आपने, तो आपने इन 4 फेसेस को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला है जी प्लानिंग। अब प्लानिंग में आपने ये देखना है कि नीड क्या है, क्या चीज़ बच्चों को पढ़ानी है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि आप सॉल्व करें। उसके बाद एक टीम जो है करिकुलम डेवलपमेंट की वो एक क्रिएट करें, बनाएं, उसकी फॉर्मेशन करें, वो अच्छे लोग होने चाहिए, काबिल होने चाहिए। फिर एक जो एक नीड्स की असेसमेंट है और उसका एनालिसिस करें कि क्या चीज़ पढ़ानी है, ठीक है, और किसको पढ़ानी है, और किस तरीके से ये सारा आपने इनकी जो नीड्स हैं वो कंडक्ट आपने करनी है प्लानिंग में। फिर उसका एनालिसिस करना है कि क्या जो डाटा आपने अचीव किया है क्या सही तरह से वही चीज़ आपने बच्चों को बतानी है, ठीक है, जो कि आपने गेन की है। फेज़ 2 में आपने कंटेंट्स बनाने हैं, यानी कि जो आप कोई भी बुक आप उठा के देखें तो उसके फर्स्ट या सेकंड पेज पे कंटेंट्स की एक लिस्ट होती है, बकायदा टॉपिक्स नेम्स होते हैं। तो इस तरह का आपने कंटेंट्स आपने अरेंज करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपने एक आउटकम्स जो हैं जो आपको चाहिए वो प्लान करनी है कि आपको चाहिए क्या, इनसे रिजल्ट क्या चाहिए। फिर आपने बहुत से जो कंटेंट्स हैं वो आपने अरेंज कर लिए, उसमें जो बेहतरीन कंटेंट्स हैं एक जो टीम आपने बनाई है वो उसकी सिलेक्शन करें, ठीक है। फिर उसका एक्सपेरिमेंट करे, किसी बच्चों को वो चीज़ें समझाई जाएँ, बताई जाएँ और देखा जाए कि वो किस तरीके से जो है वो डायरेक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपने करिकुलम की जो एक प्रोडक्ट है वो आपने डेवलप करनी है। नंबर 3 जो फेज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन है। करिकुलम जो आपने बनाना है वो फाइनली उसको बनाएँ, फिर उसका टेस्ट करें, फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको रिवाइज़ करें। फिर आपने टीचर्स को रिक्रूट करना है, फिर आपने उनकी ट्रेनिंग के लिए आपने जो ट्रेनर्स हैं उनको रिक्रूट करना है ताकि वो उनको ट्रेन भी कर पाएँ। जो चीज़ आपने बच्चों को पढ़ानी है, जो आपने सेलेक्ट की है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। और देन लास्ट जो इसका फेज़ है वो है इवैल्यूएशन और रिपोर्टिंग करना, कि जो करिकुलम आपने डिज़ाइन किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, आप उसके रिजल्ट्स गेन करें कि क्या बच्चों में वो तब्दीलियाँ आ रही हैं जो कि आपने बच्चों को पढ़ानी है, ठीक है ना।
तो ये एक देखें, उसमें अगर गैप आया है तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार करें। अनदर जो क्वेश्चन है वो है पेडागोजी। पेडागोजी बेसिकली वे ऑफ टीचिंग है, मेथड्स ऑफ टीचिंग है। ठीक है, किस तरीके से एक जो मुदर्रिस होता है, मुअल्लिम होता है, उसने किस तरीके से तदरीस करनी है, इसको पेडागोजी कहते हैं। अब पेडागोजी की काफ़ी अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, एक जो फर्स्ट अप्रोच है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपने क्या करना है कि इस अप्रोच में स्टूडेंट्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें अंडरस्टैंडिंग और गेनिंग नॉलेज के प्रोसेस में, बजाय ये कि वो पैसिवली जो है इन्फॉर्मेशन को जस्ट रिसीव ही करता रहे, बल्कि वो डिस्कशन में हिस्सा भी बने, वो क्रिटिकल थिंकिंग भी करे, उसको ये चीज़ें बताई जाएं, सिखाई जाएं, एक लर्निंग एनवायरनमेंट उनको दिया जाए कि जिसमें वो डिबेट में हिस्सा भी लें, वो भी क्वेश्चंस वगैरह करें, वो भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर है जी कोलैबोरेटिव। अब कोलैबोरेटिव में क्या है कि इनकी कोलैबोरेशन की जाती है, बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि वो मिल के काम करें। हम जब स्टूडेंट्स थे तो हमारे जो टीचर थे वो ऐसे ही करते थे, 5-5 6-6 बच्चों का ग्रुप बना देते थे, हम अपनी प्रॉब्लम्स उसमें से सॉल्व कर लेते थे। तो एक ये भी है। फिर एक है जी इंटीग्रेटिव, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको एक यूनिट बना दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो मिलजुल के अपना काम करें। फॉर द इंटीग्रेटिव अप्रोच स्टूडेंट्स को एक लर्निंग एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, 2-2 3-3 करके उनकी एक ग्रुपिंग कर दी जाती है ताकि वो एक दूसरे के साथ अक्रॉस द सिलेबस जाकर भी वो एक दूसरे से डिस्कस करें। तो इसको इंटीग्रेटिव कहते हैं। कंबाइन कर देना ना कि आप जो एक प्रेस्क्राइब टाइम है उसके बाद भी आप भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। फिर है जी रिफ्लेक्टिव। इस टीचिंग मेथड में एज पर द रिफ्लेक्टिव जो अप्रोच है, स्टूडेंट्स को आर एक्सपेक्टेड टू इवैल्यूएट देमसेल्व्स, उनको अपने आप की एक इवैल्यूएशन करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो टीचर्स की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें कि वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव है। और एक लास्ट है जी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सिस्टम। इसमें जो टीचर होता है वो बच्चों से इंक्वायरी करता है, उनसे क्वेश्चंस करता है, बच्चे भी क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके से भी एक लर्निंग का जो है वो होती है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं। इवेल्युएशन है जी, इवेल्युएशन में यही है कि जो बच्चों को टीच किया गया है उन्होंने वो अचीव किया है कि नहीं टारगेट। ठीक है, वो असेसमेंट्स भी होती हैं, क्लास में टेस्ट वगैरह भी होते हैं, फाइनल टेस्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। वैल्यूएशन की क्यों ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। पता तो चले ना कि बच्चे ने पूरा साल पढ़ा है तो उसने कुछ अचीव भी किया कि नहीं किया। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड चैप्टर है तो ये इसकी फिलॉसफिकल जो पर्सपेक्टिव है। फिलॉसफी क्या है जी? वो 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है विज़डम। तो इसका मतलब हुआ लव फॉर विज़डम। अब इसकी कुछ ब्रांचेज़ हैं। मेटाफिज़िक्स है जिसमें आपने स्टडी करना है जो रियलिटी है, ठीक है? नेचर की जो रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल जी अल्लाह है या नहीं है, क्या सच है क्या नहीं है, कौन सी चीज़ मुस्तकिल है, परमानेंट है। तो इन चीज़ों के बारे में गौर फिक्र करना मेटाफिजिक्स कहलाता है। एपिस्टेमोलॉजी में ये है कि आपने स्टडी करना है कि जो चीज़ आपने सिखानी है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सिखानी चाहिए, क्या नहीं सिखानी चाहिए। ठीक है ना? तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो इसका पर्सपेक्टिव है फिलॉसफी का कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसके अलावा जी फिलॉसफी को आगे मज़ीद इसको जो अप्रोचेज़ हैं वो आइडियलिज़्म, रियलिज़्म, प्रैग्मेटिज़म्स और एग्जिस्टेंशियलिज़म्स के हवाले से वो डिस्कस किया गया है। इसकी इम्पोर्टेंस भी है। ओंटोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक फ़िलॉसफ़ी की ब्रांच है कि जिसमें आपने किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में, वो बीइंग है, बिकमिंग हो रही है, उसकी रियलिटी, इसको ओंटोलॉजी कहते हैं। ये साइंस ऑफ बीइंग है और बिलोंग्स टू मेजर ब्रांच ऑफ फ़िलॉसफी है। हाँ जी, जो लिविंग थिंग्स होती हैं मेटाफिज़िक्स की। तो ये एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी वगैरह को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एजुकेशनल जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं वो आगे वो डिस्कस की गई हैं कि इसमें पेरेनियलिज़्म है। ठीक है? तो वो कहता है जी एजुकेशनल फिलॉसफी रेफर्स टू द पर्सन्स, ये पर्सन्स के बिलीफ्स हैं। फ़लसफ़ा नहीं होता, थिंकिंग एक पर्सन की माइंड के साथ। ठीक है? तो ये जो है ना एजुकेशन को सर्व एज़ द फाउंडेशन, ये भी एजुकेशन की फाउंडेशन है। जब भी आपने लोगों को एजुकेट करना है, फिलॉसफी मद्देनज़र रखनी है। एजुकेशन की जो फिलॉसफी है, एक पर्सन का क्या आइडिया है किसी चीज़ के बारे में, ये नहीं ना मद्देनज़र रखेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी एजुकेशन के प्रोसेस में। तो पेरेनियलिज़्म एक अप्रोच है। कहता है दिस इज ये सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी है और इसका जो एक पर्पस है वो ये है कि बच्चों को टीच करना कि उन्हें एक रैशनली
सोचना चाहिए, उनको अपने माइंड्स को डेवलप करना चाहिए, क्रिटिकली उन्हें खुद थिंक करना चाहिए। रैशनल का मतलब होता है अक्लमंद। ठीक है जी। और रीजनिंग जो स्किल्स हैं उस पर भी मद्देनजर उनको रखा जाता है। प्रोग्रेसिविज्म में क्या किया जाता है जी, इसमें ये एक बिलीव किया जाता है कि जो लोग हैं वो जो उनका इंटरेस्ट है ना, जो उनकी एबिलिटीज हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी नीड्स है, उनसे बेस्ट वो गेन करें। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिविज्म, जो प्रोग्रेसिविस्ट है ना, उनका ये बिलीव है। ठीक है, एक ये एक फिलोसफी है कि जो जिस चीज पे उनका इंटरेस्ट है ना, वो बच्चों को वो टीच किया जाए। ठीक है, अब बच्चा कहता है जी मैंने साइंस रखनी है या मैंने आर्ट्स रखनी है, तो बच्चा कहता है जी मैंने मेडिकल में जाना है, आप उसको इंजीनियरिंग में ले जाएं, तो उसे इतना से नहीं वो कर पाएगा। ठीक है जी। इसेंशियलिज्म में क्या है कि ये भी सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी है। इसमें भी जो एक ट्रेनिंग दी जाती है माइंड की, फिर जो एजुकेटर्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि एक जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो बच्चों को सिखाए जाएं ताकि उनकी प्रमोशन हो, नेक्स्ट लेवल तक वो जाएं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना वो सिखाई जाएं। ठीक है, तो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या है कि बच्चा जो है वो कितना सोसाइटी के साथ और एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, उसका रिलेशनशिप क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बेसिकली वो सोसाइटी के बारे में बच्चा कैसे सोचता है, वो मिलजुल के काम करना अच्छा उसको लगता है कि नहीं लगता, ये सारे जो मैटर्स हैं। फिर साइकोलॉजिकल जो इसकी फाउंडेशन है वो ये है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस भी किया है, साइकोलॉजी जो है। ठीक है, तो वहाँ से भी उसको देख लें। साइकोलॉजिकली भी एक बच्चे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सोच रहा है अपने माइंड में, उसकी नफ्सियात, ये वो ना। ठीक है, तो ये पहले भी डिस्कस कर लिया, तो इसको मज़ीद आप देख लीजिएगा। साइकोलॉजी का लर्निंग में बहुत रोल है। देखें, आपको जो लर्नर की साइकोलॉजी है उसको आपको इल्म होना चाहिए, टीचर को इल्म होना चाहिए कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसका इनर जो इन्वायरमेंट है वो। बच्चा नफसियाती तौर पर जब एक स्ट्रेस का शिकार होगा तो आप उसको एजुकेट नहीं कर सकते। एक इफ़ेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप जो हैं एक इफ़ेक्टिव और इंजॉय इंजॉय भी आप लोगों को करेंगे ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर लर्निंग प्रोसेस की डेवलपमेंट, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है पर्सनैलिटी और मेंटल वेलबींग। आप कितना एक जहनी तौर पर एक मेंटली रिच है नहीं है, ये सारी जो, अगर आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है, इसका तल्लुक नफ्सियात के साथ है, तो तभी आप अच्छे तरीके से बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। और साइकोलॉजी का टीचिंग में क्या रोल है, देखिए, मैं भी बीइंग अ टीचर जो हूँ, मैं यही सबसे पहले देखता हूँ कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, बच्चे की नफ्सियात क्या है, और क्यों बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, और मेंटली तौर पर वो रेडी हैं नहीं रेडी हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर नहीं करना। बच्चे जो हैं वो झूठ मूठ का सुन रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, वैसे वो ये इजहार कर रहे हैं कि हम एक्टिव हैं, लेकिन अंदर उनके क्या मैटर चल रहे हैं, ये एक टीचर के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जानना बड़ा ज़रूरी है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है, देखें एक बच्चे का सोशली कितना अच्छा रिलेशन है सोसाइटी के साथ और एजुकेशन के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो सोशियोलॉजी है ये बेसिकली जो एक सोसाइटी के साथ इसको रिलेट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सोशल फंक्शंस क्या हैं, सोशलाइज करना, दूसरे लोगों के साथ सोशल इंटीग्रेशन करना, मिलजुल के रहना, सोशल प्लेसमेंट करना। अगर आप एक चेंज भी होते हैं या एक लेवल से दूसरे लेवल में भी आप जाते हैं, तो आपका जो एक क्या आप उस की चेंजिंग्स को कितना आप एक्सेप्ट करते हैं। सोशल एंड कल्चरल, आपके अंदर जो एक इंटीग्रेशन है वो कैसी है, इनोवेशंस वगैरह, न्यू कल्चर को आप अब अब्जॉर्ब कर लेते हो कि नहीं कर लेते। ठीक है, सोशियोलॉजी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहे हैं। फिर एजुकेशन जो है, याद रखें जी, एजुकेशन पे जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, लोगों को स्किल्ड नहीं करेंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, उनको ट्रेन नहीं करेंगे, जब तक, ये बेसिकली एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। और टीचर्स को जो एक मैं समझता हूँ कि ऑनर रिगार्ड मिलना चाहिए, जब तक आप वो नहीं देंगे और पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे टीचर्स को, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, रहने की फैसिलिटीज़, सोसाइटी में ऑनर जब तक आप नहीं देंगे, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो तब तक आपको जो आउटकम है वो नहीं मिलेगी। और एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आप ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि इंसानों के ऊपर पैसा लगाना, इंसानों की एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी स्किल्स के ऊपर, जब तक आप पैसा नहीं लगाएंगे और उनके सिखाने वालों के ऊपर और जहाँ पे वो बैठ रही हैं उस सिस्टम के ऊपर,
तो आप किस तरीके से इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री को। आज अगर एज अ पाकिस्तानी मैं ये सोचूं, अगर आप पीछे हैं तो सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि हमने एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो नहीं है, जो एक जो जितना कि होना चाहिए था। तो इस वजह से अगर आपने इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना है अपने स्टेट को, अपने कंट्री को, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। हिस्टोरिकली भी जनाब ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी गई हैं कि प्रिमिटिव जो सोसाइटीज़ थी पुराने ज़माने की, उसमें एजुकेशन क्या आती थी, है ना। तो जो प्रिमिटिव थी उसमें तो यही होता था कि वो जो बच्चे हैं उनको घर में रहना सिखा दिया जाए और उनको हथियार चलाना सिखा दिए जाएं। तो ये मोटी मोटी जो बातें होती थी वो उन बच्चों को बता दी जाती थी, ठीक है जी। प्रैक्टिकली भी होता था, थ्योरेटिकली भी होता था। प्रैक्टिकली में ये होता था कि उनकी वोकेशनल, फिजिकली, मोरल, मिलिट्री ट्रेनिंग करवा दी, और थ्योरेटिकली में जनाब म्यूज़िक और लिटरेरी या रिलीजियस टाइप की जो उनको तालीम दे दी गई। इजिप्ट जो है इसकी काफ़ी एक तारीख है, और नील के साथ काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड किया करते थे, नील रिवर नील पर। और इसके अलावा ग्रीक एजुकेशन है, यहाँ पर भी जो एजुकेशन थी वो घरों में ही होती थी, और घर का जो एक वर्क होता है वही उनको सिखाया जाता था कि किस तरीके से आपने घर को मैनेज करना है। लड़कियां घरों में रहती थी, जबकि जो बॉयज़ होते थे वो बाहर भी जाते थे, ठीक है, वो स्कूल्स भी जाते थे, ठीक है। रोमन एजुकेशन है। तो ये बेसिकली जो है ये एक मुकम्मल